कपल्स हैं और हमने 2 ऐसे लोग हमेशा पार्टी के अंदर होंगे जो जिनके हैंडशेक सेम होंगे, जिनके हैंडशेक विद सेम नंबर ऑफ पीपल्स होंगे। सो फिर हमने करना क्या है इसमें? सर 2 लोग ऐसे ढूँढने हैं जिनके हैंडशेक्स विद सेम नंबर ऑफ पीपल्स हों। नहीं नहीं नहीं, दोबारा ये आखिरी रिपीट करें, क्या कहा है आपने? हमने करना क्या है? You will always find 2 people who shake hands with the same number of peoples. सो अब उर्दू में बताया, हमने करना क्या है? हमने 2 लोग ऐसे मिलेंगे, हमें 2 लोग ऐसे मिलेंगे जिनके नंबर ऑफ हैंडशेक सेम हो। ठीक है, हमने करना क्या है? सर हमने वो 2 लोग ढूंढने हैं। नहीं हमने उनके हैंडशेक्स ढूंढने कितने होते हैं, नहीं दोनों कितने सेम होंगे। नहीं सर बड़ा कंफ्यूजिंग है फिर तो ये। नहीं, ये अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है? इंग्लिश का मसला हो रहा है। जब तक हमें ये प्रॉब्लम की स्टेटमेंट नहीं समझ आएगी, वी कैन नॉट सॉल्व इट। अच्छा, मजे की बात इसमें, इस पूरी स्टेटमेंट में हमें एक फैक्ट बताया गया है, इसमें वो क्वेश्चन वाली चीज ही नहीं लिखी हुई कि हमने करना क्या है। वो तो फिर हमने खुद किया ना। देखिए, ये अच्छी बात है, 15 लोग जो बैठे हैं, everybody can listen. So this is kind of a recap of last lecture. पिजन होल प्रिंसिपल जो है, ये मैंने क्लास में भी बताया था। पिजन होल प्रिंसिपल डज नॉट आस्क यू टू फाइंड कौन कौन सी चीजें हैं या कौन से ऑब्जेक्ट या कौन से लोग हैं। ये चीज नहीं कहता। ना ही ये कहते हैं कि कितने लोग के हाउ मेनी, तो चलो कहीं पे आ जाएगा। हाउ मेनी भी एक्चुअली नहीं आता। वो हम खुद उस स्टेटमेंट को हाउ मेनी यानी कितने वाली चीज बनाते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें है कि ऐसी चीज एग्जिस्ट करेगी। पिजन होल प्रिंसिपल हमें क्या बताता है? एग्जिस्टेंस के बारे में बताता है कि इस तरह की सिचुएशन एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट लिखी हुई है, you will always find two people who shake hands with the same number of people, कि आप हमेशा ऐसे दो लोगों को ढूंढ लेंगे, यू कैन ऑलवेज फाइंड इट, कि ऐसे वहां पे एग्जिस्ट करेंगे दो बंदे जिनके नंबर ऑफ हैंडशेक्स सेम होंगे। अब वो कौन से दो होंगे हमें इससे गर्ज नहीं है, ये क्लियर होना चाहिए। वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड दोज टू पीपल, दोज टू स्पेसिफिक पीपल। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ऐसे दो बंदे होंगे। कौन से होंगे? वी आर नॉट कंसर्न। वी आर नॉट कंसर्न कि हाउ मेनी हैंडशेक्स विल बी देयर। वो जो सेम हैंडशेक्स हैं, तो वो हो सकता है 3 हैंडशेक, दो बंदों के 3 हैंडशेक हो, या दो बंदों के 4 हैंडशेक हो। हमें उस नंबर से गर्ज नहीं है कि वो कितने नंबर है। हमें जिस चीज से गर्ज है कि ऐसी चीज एग्जिस्ट करेगी, ऐसी चीज होगी, वी कैन नॉट अवॉइड इट। ये प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस है कि ऐसी चीज एग्जिस्ट करेगी। ये चीज समझ आती है हैदर एंड एनीवन एल्स? उसके बाद हम यस सर। करते हैं यस कि सर। क्वेश्चन में कहा क्या गया। क्वेश्चन में हमें ये नहीं कहा गया कि वो दो लोग ढूंढ दें। हमें ये भी नहीं कहा गया कि वो जो सेम नंबर ऑफ हैंडशेक होंगे वो हैंडशेक्स कितने होंगे। हमारी गर्ज सिर्फ इस चीज से है कि ऐसे दो लोग एग्जिस्ट करेंगे, और हमने ये शो है कि यू कैन नॉट अवॉइड दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। जिस तरह वो 9 पिजन होल्स और 10 पिजन वाली बात थी, हमें ये नहीं गर्ज होता कि कौन सा पिजन होल होगा, जो कौन से पिजन होंगे जिसमें एक से ज्यादा पिजन्स जाके बैठेंगे। हमें सिर्फ ये बता रहे हैं कि ऐसी चीज एग्जिस्ट करेगी। ठीक है ना? एंड उसमें हम देखते थे कि हाँ, 9 पिजन पिजन होल्स हैं और 10 पिजन हैं, तो डेफिनेटली पिजन ज्यादा हैं, पिजन होल्स कम हैं। तो किसी एक पिजन होल में जो मर्जी होगा, लेकिन किसी एक में ऐसी सिचुएशन होगी कि एक से ज्यादा पिजन होंगे। ठीक है। अब इसमें क्या, इसमें जब वी एनालाइज द प्रॉब्लम, तो हमने ये देखा था कि जो नंबर ऑफ हैंडशेक्स हैं वो पिजन होल्स हैं, और जो पीपल हैं दोज आर पिजन्स। हमने वो दो लोग ढूंढने हैं ना, कि दो लोग ऐसे हैं जो फिट बैठते हैं नंबर ऑफ हैंडशेक्स पे। एक नंबर है ऑफ हैंडशेक पे एक से ज्यादा लोग फिट बैठते हैं। नंबर ऑफ हैंडशेक्स, इसको हम पिजन होल्स कहते हैं। नंबर ऑफ हैंडशेक्स पॉसिबल कितने हैं? पहले हम ये दो केसेस हमने कंसिडर किए थे। पहला केस ये कंसिडर किया था कि सपोज
ऐसा कोई बंदा नहीं है जो किसी से हाथ ना मिलाए, सब लोगों ने किसी से तो हाथ मिलाया है, ठीक है, चाहे एक से मिलाए हैं या दो से मिलाए हैं या सबसे मिलाए हैं। तो हमारे पास पॉसिबल जो नंबर है हैंडशेक का, ये कौन कौन से हो सकते हैं? किसी शख्स ने एक से मिलाया होगा, किसी ने दो लोगों से, किसी ने तीन से, और अगर जिसने सबसे हाथ मिलाए तो उसके हैंडशेक्स कितने होंगे? एन एन। नंबर। नहीं, एन नहीं बेटा, एन तो लोग हैं ना, आप कभी अपने आप से तो हाथ नहीं मिला रहे होते, तो एन यू माइनस वन। जी जी, n-1 पीपल से, ठीक। सो 1 से लेके n-1 तक हमारे पास हैंडशेक्स हैं, ये लेबल्स हैं। सो लाइक इसने जितने हैंडशेक्स किए हमने उसको उस नंबर की पर्ची थमा दी। किसी के पास पर्ची पे 1 लिखा होगा, किसी के पास पर्ची के ऊपर 2 लिखा होगा, किसी के पास n-1 लिखा होगा। लेकिन लोग कितने हैं? लोग तो n है। अब लोग ज्यादा हैं और जो हैंडशेक का नंबर है वो कम है, n-1 है। इट्स जस्ट लाइक कि आपके पास n-1 पिजन होल हो और n पिजन्स हो, तो एक पिजन होल ऐसा आपको रखना होगा जिसपे एक से ज्यादा पिजन्स आपको रखने हैं। तो अब ये जो नंबर है 1 2 3 अप टू n-1, ये हैंडशेक का नंबर है। तो हैंडशेक के नंबर हमारे पास n-1 पॉसिबल है। और पीपल कितने हैं? पीपल हमारे पास n है, तो डेफिनेटली एक हैंडशेक ऐसा होगा, वो नंबर ऐसा होगा जो दो लोगों के पास उस नंबर की पर्ची होगी, यानी उनके नंबर ऑफ हैंडशेक्स सेम होंगे, दो लोगों के पास एक जैसा नंबर ऑफ हैंडशेक होगा। ये चीज बनती है हैदर, हैदर एंड ऑल अदर्स। यस सर। अच्छा, अब दूसरा केस हमने तो ये कहा था कि सब ने किसी से हैंडशेक तो किए है ना, कोई ऐसा नहीं है जो जिसने किसी से हैंडशेक ना किया हो। अगर ऐसा हो जिसने किसी से हैंडशेक नहीं किया तो उसके हैंडशेक तो जीरो हो गया। तो क्या अब हमारे पास 0 से लेके n-1 तक हैंडशेक है? आंसर इज नो। 0 से लेके n-1 तक हो तो वो n हैंडशेक हो जाएंगे ना, n पीपल है। आंसर नो क्यों है? जिसने किसी से हैंडशेक नहीं किया, एक तो वो हो गया, तो और जिसने सबसे हैंडशेक किया है और जिसने किसी से हैंडशेक नहीं किया, बिकॉज हैंडशेक में 2 पर्सन इन्वॉल्व है ना, तो मैक्सिमम हैंडशेक्स n-1 नहीं हो सकते। अब मैक्सिमम हैंडशेक्स अब n-2 होंगे, क्योंकि जिसने किसी से हाथ नहीं मिलाया वो तो निकल गया, पार्टी से निकल गया। तो जिसने सबसे हैंडशेक करने हैं तो n-2 हैंडशेक्स कर सकते हैं। वो मैक्सिमम n-1, n-1 तो लोग हो गया ना, जिसने हैंडशेक किसी से नहीं किया वो तो निकल गया। अब पीछे हमारे पास लोग ही n-1 रह गए, तो पॉसिबल हैंडशेक्स कितने होंगे? 0 से लेके n-2 तक। तो अगेन नंबर तो n-1 ही है ना, और पीपल आर n, so again we will have two people having same number of handshake. So number of handshakes are our pigeonholes or people are our pigeons. Number of handshakes, possible number of handshakes, number of people से एक कम रहते हैं, तो इस वजह से at least 2 people should be there having same number of handshake. ठीक है जी। Nominal coefficient की डिस्कशन से पहले जस्ट रिकॉल कॉम्बिनेशंस क्या थे, परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस क्या थे। सो परमुटेशन में हम चीजों को अरेंज करें इन सर्टेन ऑर्डर, और कॉम्बिनेशन में वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द ऑर्डर, वी आर जस्ट टेकिंग ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ ऑल गिवन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ओके ओके, सो for example, if we are given n objects and we want to choose k objects, in how many ways we can choose k objects? So, I mean, you can take k objects in different combinations. तो टोटल कॉम्बिनेशन हमारे पास कितने बनते थे? n choose k. So जहाँ पे जो नजर आ रहा है इट्स कॉल्ड n choose k. ये भाई इसको हम बाइनोमियल कोएफिशिएंट भी कहते हैं, क्यों कहते हैं वो अभी हमें नजर आ जाएगा। और इसका फार्मूला क्या बनता था? n फैक्टोरियल ओवर k फैक्टोरियल इंटू n माइनस k फैक्टोरियल। ये चीज आपको पक्की याद रहनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक और चीज अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, दे आर राइटिंग n चूज k जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, इसको लिख रहे हैं n ओवर k, n डिवाइडेड बाय k। बेटा ये डिवीजन नहीं है, ठीक है।
हाँ, इस साइड पे ऑन द राइट हैंड साइड आपके पास डिवीजन आ जाती है। पहली बात तो ये कि n चूज के ये डिवीजन नहीं है, ये नंबर ऑफ वेज हैं कि n हमारे पास कोई सिनेरियोज हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई भी चीज है, उसमें से हम के चीजें कितने तरीकों से चूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज। आंसर शुड ऑलवेज बी एन इंटीजर, तो बी केयरफुल, n चूज के इज एन इंटीजर। अगर आपका कभी भी आंसर नॉन इंटीजर आ रहा है तो रेस्ट अश्योर कि आपसे कहीं पे गलती हो चुकी है। ये चीज प्लीज अपने दिमागों में, अपने दिल में, अपनी जिंदगी में अच्छी तरह बसा लें कि n चूज के इज एन इंटीजर। नंबर ऑफ वेज है ना, आप कभी ये नहीं कहते कि मैं अपने घर से यूसीपी कितने तरीकों से जा सकता हूँ। हाँ, 2.5 तरीके हैं जिनसे मैं जा सकता हूँ। नहीं, वो जा तो 2 तरीके होंगे या 3 तरीके होंगे, ठीक है। तो n चूज के इज एन इंटीजर। फिर छोटी छोटी चीजें, यू नो n चूज 0 इज 1। आप n और k की वैल्यू ये ऊपर वाले फार्मूले में अगर प्लग इन करें तो यू कैन गेट 1। अदरवाइज हमने देखा था कि n ऑब्जेक्ट्स में से 0 ऑब्जेक्ट्स आप कितने तरीके से चूज कर सकते हैं, या आप चूज ही नहीं करते। तो हाउ मेनी वेज आर देयर नॉट टू चूज? देयर इज ओनली वन वे कि आप चुप करके साइड पे चले जाते हैं। या n choose n is equal to 1. So again, if you plug in above formula, you can get the value 1. या हमने इसका कम्बिनेटोरियल आर्गुमेंट क्या दिया था? कम्बिनेटोरियल का मतलब होता है काउंटिंग आर्गुमेंट। सो कम्बिनेटोरियल आर्गुमेंट क्या दिया था? n ऑब्जेक्ट्स पड़े और आप n के n उठा लेते हैं। How many ways you can pick all the objects? There's only one way कि आप सब कुछ उठा के चल पड़े। And similarly, you can find other values like n choose 1 क्या होगा? You can plug in value of k is equal to 1 in the above, so it will become n factorial over n factorial over n minus 1 factorial. Answer will be equal to n. या इसको कम्बिनेटोरियल आर्गुमेंट भी हमने देखा था कि n choose 1 कि n ऑब्जेक्ट्स हैं और आपने एक ऑब्जेक्ट चूज करना है। तो कितने तरीके हो सकते हैं? या तो आप पहला ऑब्जेक्ट चूज कर लें, या आप दूसरा ऑब्जेक्ट चूज कर लें, या आप तीसरा ऑब्जेक्ट चूज कर ले, या आप nth ऑब्जेक्ट चूज कर ले। सो देयर आर n वेज टू चूजिंग। तो ये तो आसान है। इस तरह की दूसरी अगर वैल्यूज हमारे पास हो, k is equal to 2, so you can just plug in value over here and you can find कि क्या होगा। k is equal to 3 है, k is equal to 4 and so on. One important identity, it was called it's also called Pascal's identity. Pascal is mathematician, physicist, फ्रेंच मैथमेटिशियन था, कि जो हमारे ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट होते हैं या ये कॉम्बिनेशन का फार्मूला, इट इज सिमेट्रिक। n चूज k इज सेम एज n चूज n माइनस k। कि अगर आप n में से k ऑब्जेक्ट्स चूज करते हैं तो इट मींस आपने n माइनस k ऑब्जेक्ट्स नहीं चूज किए। या अगर आपने n माइनस k ऑब्जेक्ट्स चूज किए तो इट मींस आपने बाकी की k ऑब्जेक्ट्स नहीं चूज किए। सो व्हेनेवर यू आर मेकिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ चूजिंग, तो ऑटोमेटिकली एक कॉम्बिनेशन बन रहा होता है रिजेक्शन का। आपने के ऑब्जेक्ट्स चूज किए तो n माइनस के जो आपने नहीं चूज किए, इन के में से आपको एक वापस रखे कोई और चूज करना है, एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन गया ना। जिस तरह ये चूजिंग का एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन गया, उसी तरह रिजेक्शन का भी एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन गया। सो n चूज के इज ऑलवेज इक्वल टू n चूज n माइनस के। और अगर इसको आप ऊपर वाले फार्मूले में भी प्लग इन करें, सो यू कैन सी के n choose k is n factorial over k factorial into n minus k factorial. Similarly, n choose n minus k भी वही चीज है, n factorial over n minus k factorial into k factorial. तो ये और ये एक ही चीज है, इनमें कोई फर्क नहीं है। So always remember, binomial coefficient is symmetric. The combination है number of ways to choose k objects is symmetric. अगर आप n में से k ऑब्जेक्ट्स चूज करते हैं तो आप सेम एज कि अगर आप n में से n माइनस k ऑब्जेक्ट्स चूज करें। हम दो ग्रुप्स बना रहे हैं ना, एक चूजन वंस का और एक रिजेक्टेड वंस का। सो जब भी हम k चूज करेंगे तो n माइनस k ऑब्जेक्ट्स दूसरे ग्रुप में होंगे। सो इट डजंट मैटर कि आप ग्रुप में कैसे करते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ये बहुत बार यूज होता है, बार बार यूज होता है। So let's go to binomial theorem. Let's go to binomial theorem.
हमने इस तरह की चीज देखी है, a plus b raised per n या x plus y raised per n, इसको मैं x plus y because later in the slides I use x and y. ये चीज हमने देखी है, isn't it? x plus y का स्क्वायर इस तरह बाइनोमियल, इसको हम इस तरह इसलिए कहते हैं, I mean it comes from the Latin word binom. Binom means two, selecting two, by is two. हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स हैं, एक x है एक y है. वेरिएबल मींस डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम हम कह सकते हैं कि हमारे पास दो तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, एक तरह के ऑब्जेक्ट्स x हैं, एक तरह के ऑब्जेक्ट्स y हैं. ये दो तरह के लोग हैं हमारे पास. We have two kind of people. One kind of people are X people, the other kind of people are Y people. And how many people we are going to choose? We are going to choose N people. So जैसे अगर X plus Y square था, you know the formula of X plus Y square क्या होता है. तो इसको हम जनरलाइज करेंगे, X plus Y raised पर N क्या होता है. And we will see कि X plus Y square का जो फार्मूला है, बाद में क्या फार्मूला x plus y square के? Anyone? x plus y square is equal to, जी उमर इकबाल, x plus y square किसके बराबर है? square plus 2xy plus y square. जबरदस्त आ गए. So x plus y square is x square plus y square plus 2xy. अक्सर लोग इस तरह कहते हैं, लेकिन हम अच्छे लोग हैं उमर और मैं, तो हम इसको x square plus 2xy plus y square कहते हैं. And we will see actually this is something combination. किस तरह? I mean we will see how we get this formula. So I mean I shall opt for the second notation, x square plus 2xy plus y square. I mean दोनों में वो चीजें ऐड हो रही हैं, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ रहा. x square plus y square plus 2xy लिखें या x square plus 2xy plus y square लिखें, it's same thing. लेकिन I mean this second one is more organized. It's more organized. किस तरह, क्यों, वो अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा. x plus y cube, इसका भी आपको पता ही है. These are familiar expressions. क्यों दानिश अली? दानिश चाय जी. So x plus y cube क्या होगा, कुछ याद आता है? हमने पढ़ा था. Yes sir, आता है x square plus y square plus xy z. जी तो है नहीं हमारे पास. क्यूब देख रहे हैं, x plus y cube. खुरम कुछ कहना चाह रहे हैं? Yes sir, x cube plus y cube plus 3xy into x plus y. उस तरह भी हो सकते हैं. सर इसका है x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3a स्क्वायर y, सॉरी 3x स्क्वायर y प्लस 3y स्क्वायर x. फाइन. जिसने जो कहा थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से इसको कुछ नोटेशन आई विल यूज इट. हम क्या नोटेशन यूज करते हैं, लेट्स सी. सो x प्लस वाई क्यूब, सबसे पहले ये हमारे पास आएगा कैसे, x प्लस वाई को x प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, तो वी विल गेट x प्लस वाई क्यूब. x plus y square we know is x square plus 2xy plus y square, and we get this expression. इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, we will get this expression. एक चीज में जरा I'm doing it carefully, मेरी चालाकी क्या है, ये 3x square y और 3xy square, इसको मैं एंड पे नहीं लिख रहा, इसको मैं दरमियान में लिख रहा हूँ. x cube plus 3x square y plus 3xy square plus y cube. So this is some reason behind this कि मैं इसको इस ऑर्डर में क्यों लिख रहा हूँ, अभी क्लियर हो जाएगा. Let's see x plus y 4 क्या होगा. तो obviously x plus y into x plus y cube कर लें, तो x plus y multiplied by x cube plus 3x square y plus 3xy square plus y cube. So I will get something like this, x raised power 4, and you can verify by multiplying it. अभी just take it as I mean take my word कि यही है. X raised power 4
plus 4x cube y plus 6x square y square plus 4xy cube plus y4। अगर आप पैटर्न देखें जो शुरू से लेके जहां तक पावर 2 पावर 3 पावर 4 में मैं लेके आ रहा हूं, x की पावर कम होती जा रही है, y की पावर बढ़ती जा रही है। दिस इज वन थिंग। x स्क्वायर, x की पावर कम हुई, y की पावर बढ़ गई। सो x स्क्वायर इंटू y रेज पर 0 है ना, कि y की पावर 0 है। 2xy प्लस y स्क्वायर इंटू x रेज पर 0। सिमिलरली x क्यूब से शुरू होकर मैं x की पावर 0 तक जाऊंगा। x क्यूब, x स्क्वायर y की टर्म आ गई, x y स्क्वायर की टर्म आ गई, y क्यूब इंटू x रेज पर 0 की टर्म आ गई। Same thing happens here, x raised to 4 into y raised to 0, x cube y, x square y square, x y cube, y square into x 0। So एक चीज तो ये है कि x की पावर कम होती जा रही है, y की पावर बढ़ती जा रही है। और जो दूसरी चीज है, दोनों की हमारे पास पावर्स का सम इज इक्वल टू 5। इट शुड बी 5, सॉरी 4। x plus y raised to 4 है ना, so it means I should always get 4 in the exponent। x raised to power 4, मेरे पास 4 x's है, या x raised to power 3 into y raised to power 1, मेरे पास 3 x है और 1 y है। This is important। x square y square, so I have 2 x's and 2 y's। x into y cube, I have 1 x and 3 y's, y raised to power 4, I have 4 y's and 0 x। तो टोटल जो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट्स हैं, वेरिएबल्स हैं x और y, हर एक टर्म के अंदर मेरे पास 4 ही हैं। x और y दोनों मिला के मेरे पास 4 ही होंगे, विच आर गेटिंग मल्टीप्लाइड टू ईच अदर। और ये शुरू में आ रहा है इनके 4, लाइक 4x क्यूब y। ये मैं बता रहा हूं, इन हाउ मेनी वेज आई कैन गेट x क्यूब एंड y दिस टर्म व्हेन आई एम मल्टीप्लाइंग x प्लस y विद x प्लस y क्यूब। मेरे पास x क्यूब इंटू y वाली टर्म कितनी आ सकती है? ये 4 टाइम्स आएगी। अभी हम इसको देखते हैं कैसे। सिमिलरली x स्क्वायर y स्क्वायर, ये मेरी पास टर्म कितने तरीकों से आ सकती है? There are 6 ways to get this thing। x into y cube की टर्म, in how many ways I can get it? There are 4 ways to get it। y raised to power 4 की टर्म, in how many ways I can get y raised to power 4? There's only one way to get it। सही, ways की बात हो रही है। It means it's something about counting। सर ये एक बार दोबारा बताएंगे, समझ नहीं आया। हैदर अभी आपको आ जाएगी। अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। अभी सिर्फ ये है कि x plus y raised to power 4 हमने लिया, we get something like this एक्सप्रेशन जिसमें x और y आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, और दोनों आपस में जो फैक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं उनकी पावर्स का सम इज इक्वल टू 4, और उनके शुरू में हमें कुछ कोएफिशिएंट्स नजर आ रहे हैं। अभी सिर्फ इतना, और अभी नेक्स्ट में हम देखते हैं कि ये कोएफिशिएंट्स हमें क्या बता रहे हैं। ठीक, so we can just keep on going like this। So for example x plus y raised to 5, ये हमारे पास क्या चीज आएगी? अभी हमें नहीं पता क्या आएगा। So let's see, x plus y raised to 5 मेरे पास क्या है? Obviously it is something like x plus y, we are multiplying it 5 times। एक्सपोनेंट का मतलब यही होता है ना कि एक फैक्टर आपके पास बार बार मल्टीप्लाई होता है। So x plus 5, x plus y, ये वाली टर्म हमारे पास 1 2 3 4 5 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। So how do we multiply to get rid of all these brackets, all these parentheses? Let's see, हमारे पास कितने फैक्टर्स हैं? 5 फैक्टर हैं। So I have highlighted these factors। x plus y पहला फैक्टर, फिर दूसरा फैक्टर भी यही है, तीसरा फैक्टर x plus y, चौथा फैक्टर x plus y, पांचवा फैक्टर x plus y। So we have 5 factors x plus y। So when we are multiplying these to each other, so we will get one term from each factor। पहले फैक्टर में से हम x या प्लस y, x या y में से
कोई एक चीज हम लेंगे, दूसरे फैक्टर में से हम एक चीज लेंगे, जो हमारा फाइनल एक्सपेंशन आएगी ना, एक तरीका तो ये है ना जो आप बचपन से करते आ रहे हैं, जस्ट ब्रूट मल्टीप्लीकेशन करते हैं, x प्लस वाई को ऊपर रखें, x प्लस वाई को नीचे रखें, मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए उसको फिर x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए फिर उसको x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए उसको फिर x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली व्हेन वी आर गोइंग टू डू समथिंग लाइक दिस, x प्लस वाई रेज़ पर 100, फिर तो हम ऐसे बैठ के नहीं कर सकते ना, सो वी नीड सम गुड ब्यूटीफुल वे, तो हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। सो x प्लस वाई रेज़ पर 5, हमारे पास 5 फैक्टर्स हैं x प्लस वाई के। जब इसकी फाइनल एक्सपेंशन होगी, इट मींस these all factors get multiply with each other, जो अभी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के रूल्स हैं, जो भी हमारे पास वो जो फाइनल एक्सपेंशन में टर्म्स आएंगी, काफी सारी टर्म्स आएंगी, 6 टर्म्स आएंगी इनफैक्ट, हर एक फैक्टर में से हम आइदर x या y लेंगे, हम इसमें से x ले सकते हैं या y ले सकते हैं, दूसरे फैक्टर में से हम x लेंगे या y लेंगे, तीसरे फैक्टर में से हम x लेंगे या y लेंगे, चौथे फैक्टर में से हम x लेंगे या y लेंगे, पांचवें फैक्टर से हम x लेंगे या y लेंगे। Now question is in how many ways I can pick these x's or y's, ठीक है। So question is in how many ways I can choose x from I can choose x from all these factors, and in how many ways I can choose y from all these factors, such that जितने भी हम फैक्टर लेंगे उनकी मल्टीप्लिकेशन हमारे पास पावर 5 आनी चाहिए, जो x plus y raised to power 5 हम कर रहे हैं। तो for example if we are looking at this, if we choose x 2 times, हम जो 5 फैक्टर्स हैं इनमें से x को हम 2 बार लेते हैं और y को 3 बार लेते हैं, तो हमारे पास टर्म क्या आ जाएगी, x square into y cube, ठीक है ना। x square y cube के अंदर हमारे पास 2 x's हैं, 3 y's हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x into x into y into y into y, x square y cube। लेकिन in how many ways can I get this term x square into y cube? मुझे कितने y चाहिए, मुझे चाहिए 3 y, मेरे पास फैक्टर्स कितने हैं, I have 5 फैक्टर्स, ठीक, और हर एक फैक्टर में से मैं या तो y ले सकता हूँ या x ले सकता हूँ। अगर मैं पहले फैक्टर में से x लेता हूँ और दूसरे में से भी x लेता हूँ, तो बाकी तीनों से मैं y लूंगा, या पहले से x लेता हूँ, दूसरे से y लेता हूँ, तीसरे से मे बी आई कैन चूज y, चौथे से x, पांचवें फैक्टर से मैं y लेता हूँ। मुझे 2 x's चाहिए, 3 y चाहिए, तो इन हाउ मेनी वेज आई कैन चूज 3 y's आउट ऑफ 5, 5 फैक्टर्स है ना, उसमें से 3 फैक्टर्स में से मुझे y चाहिए, तो इन हाउ मेनी वेज आई कैन चूज 3 फैक्टर्स आउट ऑफ 5। जस्ट लाइक आपके पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से आपने 3 ऑब्जेक्ट्स चूज करने हैं, टोटल आपके पास 5 फैक्टर्स हैं, उन 5 में से आपने 3 फैक्टर्स चूज करने हैं और उन 3 के हम y कलेक्ट कर लेंगे। So obviously there are 3 ways to choose 3 factors out of 5। आपके पास 5 ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं ना, and you have to choose 3 objects out of 5। So in how many ways we can choose 3 objects out of 5 objects? There are 5 to 3 ways, ठीक, combination। So if I have to choose 3 factors जिसमें से मैं y पिक करना चाह रहा हूँ, so 5 choose 3 ways to pick 3 y's, और जो बाकी के 2 फैक्टर बचेंगे उनमें से we can choose 2 x's, ठीक। Yeah, in other words, I can also do something like this. If I want to choose 2 x's, x square y cube है ना, so in how many ways I can choose 2 factors that will supply me x? 5 में से 2 चूज करने मैंने वो वाले factors which will supply me x, so 5 choose 2 ways जो मुझे x supply करेंगे, तो जो बाकी के 3 factors बचेंगे they will supply me y's, and we know okay 5 choose 3 is same as 5 choose 2, so it doesn't matter, it's same number, ठीक है। So the multiplication factor या
कोफिशिएंट बिसाइड x square y cube क्या होगा? It's going to be 5 choose 3. And 5 choose 3 we know 5 factorial over 3 factorial into 2 factorial. So it's going to be 10 होगा. आइए देखते हैं. So x plus y raised to power 5. So first of all I will have these terms x raised to power 5. x की पावर कम करते जाएं, y की पावर बढ़ाते जाएं. x की पावर कम करते जाएं, y की पावर बढ़ाते जाएं. तो x raised to power 4 into y, x cube, y square, y cube, x y 4, y raised to power 5. So first of all, in how many ways, अगर इसको देखें x raised to power 5 है, so कितने y हमारे पास हैं? 0 y. So in how many ways I can choose 0 y's? कि मैं y को चूज ही नहीं करता, मैं सारे x चूज करता हूँ. तो पहले फैक्टर में से x आ गया, दूसरे फैक्टर में से भी x आ गया, तीसरे फैक्टर में से भी x आ गया, चौथे फैक्टर में से भी x आ गया, पांचवें फैक्टर से भी x आ गया. So there are 5 choose 5 ways या 5 choose 0 ways, दोनों की वैल्यू एक ही है. So 5 choose 0 ways to choose 0 y and 5 x's. ठीक. और अगर मैं एक y चूज करता हूँ, या तो मैं इसमें से चूज कर सकता हूँ पहले फैक्टर में से, या मैं दूसरे फैक्टर से चूज कर सकता हूँ, या मैं तीसरे फैक्टर से चूज करूंगा, या मैं चौथे फैक्टर से चूज करूंगा, या मैं पांचवें फैक्टर से y चूज करूंगा. तो एक y चूज करूंगा तो बाकी के जो 4 x फैक्टर्स हैं वो x सप्लाई करेंगे मुझे, वो उनसे मुझे x मिलेगा. So this is going to be 5 choose 1. In how many ways I can choose a factor which will supply me y? 5 choose 1. So 4 x's आ जाएंगे और एक y आ जाएगा. Similarly, in how many ways I can choose 2 y's? It could be first and second factor, या first and third factor, या first and fourth factor, या first and fifth factor which will supply me 5, या second and third, second and fourth, second and 5, या third and fourth, third and 5, या fourth factor and fifth factor which will supply me y. So in general, 5 choose 2 ways to select 2 factors which will give me y, और बाकी के 3 factors जो होंगे they will supply me x. Similarly, for y3 I have to choose 3 factors, so 5 choose 3 ways to choose 3 factors. For y4 I need 4 y's, so I have to choose 4 factors. So 5 choose 4 ways to choose 4 factors. और अगर हमें सिर्फ y चाहिए, it means from all these factors I will collect y's. So y यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, third factor से आ गया, fourth factor से आ गया, fifth factor से आ गया. So all factors are supplying y, so no factor will supply x. So 5 choose 5, which is one way to choose y5. इसको अगर हम अब values लिखें, so these would be सॉरी, तो x की फॉर्म में भी सेम ही होगा. अरे x चूज करते हैं, हाँ, तो सर हमारे पास y भी तो उतने में ही आएंगे. उतने नहीं आएंगे बेटा, x के साथ. टोटल हमारे पास 5 आने चाहिए. अगर आपने 2 x चूज किए हैं तो आपके पास y 2 नहीं होंगे ना, आपके पास 3 y होंगे. ठीक है, ओके सर, ओके, अब क्लियर फिर है. आपके पास 5 होने चाहिए. So if you see, I'm just writing down these things. I mean की वैल्यू में लिख किए हो तो नहीं समझ आया. मैं कह सकती अगर हमने x ही 3 चूज किए हो तो फिर y आप कितने चूज करेंगे? x 3 चूज कर ले तो जी x 3 चूज किए तो y कितने चूज करेंगे? y 2. हाँ, so 5 3 ways to choose 3 x's, या 5 choose 2 ways to choose 2 y's. ठीक है, so 5 choose 3 और 5 choose 2 उनकी वैल्यू सेम नहीं होती. जैसे मैंने जहाँ नीचे लिखा 5 choose 2 is 10 and 5 choose 3 is also 10. वो अभी हमने पीछे बाइनोमियल आइडेंटिटी देखी थी, n choose k is same as n choose n minus k. ठीक है जनाब. So this is quite interesting. So I can have any power
अब मेरे पास कुछ भी पावर हो ना, x प्लस वाई रेज पर एनीथिंग, मेरे पास फार्मूला आ जाएगा। ओके, फार्मूला गायब हो गया somehow, मेरी स्लाइड की मिस हो गई है। इट्स ओके, वो पड़ी होगी कहीं पे एंड पे, या इट इज ओवर हियर। सॉरी यार, ये आई वाज जस्ट डूइंग बिफोर द पीपल। जी पड़ी है ना, ये जहाँ we put it back at its right place। तो हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम है, तो कोएफिशिएंट ऑफ ए टर्म x रेज पर n माइनस के रेज इंटू वाई रेज पर k, अब इसको हम जनरलाइज करें इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई रेज पर n। हमारे पास x प्लस वाई रेज पर n, इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं तो किसी भी टर्म का कोएफिशिएंट क्या होगा? अगर हमारे पास टर्म x रेज टू पावर n माइनस के y रेज पर k है, इट मींस हम y कितने चूज करें? k y's चूज करें, k फैक्टर्स में से हम y पिक करें, तो वी हैव द कोएफिशिएंट विल बी n चूज k। हम n चूज k तरीकों से ऐसे फैक्टर्स चूज कर सकते हैं कि जो हमें k y सप्लाई करेंगे, और k y होंगे तो x कितने होंगे? रिमेनिंग n माइनस k x होंगे। So the coefficient is going to be n choose k. In other words, we have this identity x plus y raised per n क्या है? n choose 0, x raised per n. So see नीचे जो 0 है, this is value of k. So n choose k is equal to x n minus k into y raised per k. So n choose 0, x raised per n, y raised per 0 plus n choose 1 into x raised per n minus 1, y raised to power 1 plus n choose 2, x raised to power n minus 2 into y raised to power 2, and so on till we reach till end, n choose n minus 1 into x raised to power n minus n plus 1, तो वो हमारे पास x raised to power 1 आ जाएगा, n choose n minus 1 into x into y raised to power n minus 1 plus n choose n y raised to power n। तो जो हमारे पास हमने 5 के लिए किया था, we have generalized it for n, x plus y raised पर n, nth पावर के लिए। इसी को अगर आप शॉर्ट नोटेशन में लिखें, if you know this notation of summation, so we can write it down। ये सम आ रहे हैं तो समेशन k की वैल्यू आपकी चेंज हो रही है 0 से लेके n तक, तो n चूज k, ये जो बॉटम में ऊपर वाले एक्सप्रेशन में जो बॉटम वाली टर्म है n के नीचे, this is k, it is changing from 0 up till n। So k is equal to 0 से n तक, n choose k, x raised पर n minus k into y raised पर k। So x की पावर हर स्टेप पे एक के कम होती जा रही है, y की पावर हर स्टेप पे एक के बढ़ती जा रही है। So अब आपके पास n की कोई भी पावर हो, so you can write down its expansion, you don't have to memorize के x plus y square तो हमें याद ही होता है, x plus y cube, x plus y raised पर 4, x plus y raised पर 100, or even x plus y raised per 1000, so we can always write down the coefficients, उसका expression हम लिख सकते हैं। ठीक है जनाब, any question till here? Any question till here? So कोई question नहीं तो it means everything is crystal clear। ठीक है, आगे चलें। So आगे चलने के लिए I will ask you question। आपका कोई क्वेश्चन नहीं तो फिर I have to ask question। So आप मुझे बताएं x plus y raised पर 25, ठीक है, इसको हमने एक्सपेंड करना है, x plus y raised पर 25। So what should be the coefficient of x raised पर 12, y raised पर 13? इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? आसान से n चूज k की शक्ल में बता दें। बता दें प्लीज। 25 Sir, 25 choose 13.
Yeah, that's all. 12. It could be 12, it could be 13. That's fine. अरबाज कहते हैं कि नो सर, यस सर. हाँ, it is fine. It could be 25 raised by 12 या 25 raised by 13, क्योंकि दोनों की वैल्यू एक ही होती है, सेम होती है. That's fine. इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ. So answer is going to be 25 choose 13. This is coefficient, and this is same as 25 choose 12. So दोनों values are same. इनमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं कि आपने 13 y's चूज किए हैं या आपने 12 x चूज किए हैं, it's same thing. ठीक है. So now question is a little different. 2x minus 3y raised to 25. अब x12 y13 का कोएफिशिएंट क्या होगा? सर यही होगा 25 over 12. हाँ, थोड़ा सा be careful. Again, always look at the question carefully. सर उसको आंसर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. क्या सिर्फ 2 से? हाँ, कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, that's good. लेकिन क्या सिर्फ 2 से? 2 raised to power 12 से, because x की पावर क्या है? 12. Isn't it? और y की पावर क्या है? 13. So we need to multiply by -3 raised to power. तो कुछ इस तरह का कोएफिशिएंट आएगा. ओके. हमें कहा ये है कि x और x12 और y13 का बताना है ना, तो 2 की भी तो पावर बनेगी और इस तरह -3 की भी पावर बनेगी. So this is going to be coefficient. Yeah, that's good. I'm happy. Okay, thank you. Okay, mute all. Okay, and now let's move on. Next question. This question is actually you people have done in your assignment. तो चलो इसको देखते हैं. I mean, now we look at it more formally. So, I mean, this is section 3.2 of your textbook, distributing presents, distributing gifts. हमने गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, हमारे पास गिफ्ट्स हैं, n टोटल गिफ्ट्स हैं. ठीक है. And we have some good children. We have k children. तो उनके दरमियान हमने गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट इस तरह करने हैं कि I mean, they may get a different number of gifts each child. It could be same or different. ठीक है. So हम ये कहते हैं, हम लेबल कर लेते हैं बच्चों को. जो पहला बच्चा है उसको हम लेबल नंबर 1 कह देते हैं, फर्स्ट चाइल्ड, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ. तो हमारे पास के बच्चे हैं, तो टोटल लास्ट चाइल्ड नेम इज के, मिस्टर के. सर ये कॉम्बिनेशन का सवाल है. अभी देखते हैं. एक्चुअली कॉम्बिनेशन या काउंटिंग कह लेना. एक्चुअली कॉम्बिनेशन ही यूज होते हैं. हमारा जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है काउंट करना, तो वो कॉम्बिनेशन में भी हम काउंट करते हैं, और इसमें भी अभी कॉम्बिनेशन आ जाएंगे. देखते हैं कैसे. अच्छा, जस्ट फ्रॉम द लास्ट जो हम कह रहे थे बाइनोमियल थ्योरम, तो इसमें देखें हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक्स और वाई. दो चीजें हैं ना, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बाइनोमियल, बाइनोम. कि हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं, दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं. तो जब आपने पोलिनोमियल का वर्ड अक्सर सुना होगा, इट्स अ पोलिनोमियल ऑफ दिस ऑर्डर. ऑर्डर उसकी पावर को कहते हैं. सो पोलिनोमियल, पोली मींस मैनी, तो उसमें यानी ढेर सारे वेरिएबल्स होते हैं. इट कुड बी 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल और एनी नंबर ऑफ वेरिएबल. पोलिनोमियल. अगर हम मोनोनोमियल कहें, इट मींस एक ही तरह के वेरिएबल है, तो उसमें कुछ मजा नहीं आता.
So you can think of binomial and then trinomial, quadnomial, or in general polynomial. ठीक है, तो ये जैसा आपको पता होना चाहिए. So let's come back to this question. So we have n presents, n gifts, and we have k children. K children, तो हम k children को हम नाम दे देते हैं Mr. 1, Mr. 2, Mr. 3 and Mr. K. Mr. 1 को कुछ number of gifts मिलते हैं, उनको हम कह देते हैं n1. उसको n1 gifts मिलते हैं. n1 could be any number like 3 or 4 or 10. ठीक है. Mr. 2 को n2 गिफ्ट्स मिलते हैं, Mr. 3 को n3 गिफ्ट्स मिलते हैं, एंड सो ऑन. Mr. K को nk गिफ्ट्स मिलते हैं. सो n1, n2, n3, n4 up till nk, these are my numbers of gifts जो हर एक चाइल्ड को मिलने हैं. तो the sum of these numbers should be equal to n because we have total n gifts. तो हमने तमाम n के n गिफ्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है. So n1 plus n2 plus n3 plus nk is equal to n. ठीक हो गया. So सबसे पहले क्वेश्चन की समझ आ गई आपको. सिनेरियो क्या है? हमारे पास n गिफ्ट्स हैं, k बच्चे हैं. बच्चों को हम नाम दे देते हैं 1 2 3 up till k. तो हर एक बच्चे का अपना एक नंबर है कि उसको कितने गिफ्ट्स मिलने हैं. n1 गिफ्ट मिलने हैं, n2 मिलने हैं या nk गिफ्ट्स मिलने हैं. So n1 plus n2 plus n3 plus nk is equal to n. Now the question is, in how many ways can these presents be distributed? सारे जो present है ना वो different तरह के हैं. किसी में कोई चीज है, किसी में कोई और चीज है उन gifts में. So question is, in how many ways we can distribute these presents to k children? ठीक, question समझ आ गया, scenario समझ आ गया. अगर क्वेश्चन समझ आ गया then we move on to solve this. So I mean जैसे गिफ्ट्स हैं, किसी में चॉकलेट हैं एक तरह के, किसी में दूसरी तरह की चॉकलेट हैं, किसी में कैंडीज हैं, किसी में कोई बुक है, किसी में टॉयज हैं. So in how many ways we can distribute these gifts in these kids? तो अगर एक गिफ्ट भी एक बच्चे से लेके दूसरे बच्चे को दे दिया तो इट इज अ डिफरेंट वे. ठीक, तो हमने वो नंबर ऑफ वेज काउंट करने हैं. लेट्स सी. सो आवर अप्रोच गोज लाइक दिस. वी ऑर्गेनाइज द गिफ्ट्स इन ए लाइन. जितने भी हमारे पास गिफ्ट्स हैं ना उनको हम एक लाइन में रख देते हैं. ठीक. So in how many ways I can put these gifts in one line? Gifts को मैं n gifts हैं. In how many ways to arrange n gifts in a line? B. Any answer? Sir, 10 factorial. n है तो n factorial. Yeah, that's true. Because n objects है ना, तो उनको like पहले को मैं कहीं पे भी n positions या पहली पोजीशन पे मैं n गिफ्ट्स में से किसी को भी रख सकता हूँ. So corresponding to जिस गिफ्ट को भी रखे हैं second position पे I will have n-1 choices. So total I have choices n into n-1. Third position पे I will have n-2 choices and so on, जो हम बार-बार कर चुके हैं. So there are n factorial ways to arrange these gifts. अब हम करते क्या है, पहले बच्चे को बुलाते हैं, उसको कहते हैं कि तुम अपने n1 ऑब्जेक्ट्स चूज कर लो. ये जो n फैक्टोरियल सिनेरियो बने हैं इसमें हर एक में हम ये कर सकते हैं. पहले बच्चे को बुलाया, उसको कहते हैं n1 अपने टॉयज गिफ्ट्स आप उठा लें. जो पहले n1 है वो उठा लें. सो जो दूसरा बच्चा आता है उसको हम कहते हैं कि अच्छा अगले जो n2 है ये अब आप उठा लें. तीसरा आता है वो अगले n3 उठा लेगा. चौथा है वो अगले n4 उठा लेगा. के आखिर में जो n के ऑब्जेक्ट्स होंगे वो उठा लेगा. ठीक हो गया. सो टोटल हाउ मेनी वेज वी हैव डन? n फैक्टोरियल वेज. ठीक, और हर एक वे में ये चीज हो रही है.
सो हमने डिस्ट्रीब्यूट किए बच्चों में गिफ्ट्स कितने तरीकों से, n फैक्टोरियल वेज में से, कि जब भी हम ये n फैक्टोरियल हमारे पास पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो गई ना, n फैक्टोरियल पॉसिबल लाइंस बन गई, तो हर एक लाइन में हम ये करते हैं, हर एक सिनेरियो में कि पहले बच्चे को बुलाते हैं, उसको कहते हैं अपने n1 गिफ्ट्स उठा लो, और दूसरे को n2 उठा लो, और आखिरी को अपने nk उठा ले। दूसरे सिनेरियो में फिर यही चीज होगी, तीसरे सिनेरियो में फिर यही चीज होगी, आखिरी सिनेरियो जो n फैक्टोरियल सिनेरियो है उसमें भी यही चीज होगी। कि अब जो बच्चों के पास जो गिफ्ट आए हैं, हर एक बच्चे के पास एक ऑर्डर में गिफ्ट आए हैं, और एक्चुअली जहां पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, बिकॉज जब बच्चे के पास गिफ्ट आ गया तो उसके पास गिफ्ट आ गए, हमने तो यही कहा था कि उसके पास n1 गिफ्ट आने चाहिए, हमने ऑर्डर की बात नहीं की थी, लेकिन यहाँ पे तो हम ऑर्डर काउंट कर रहे हैं, सो हम काफी कुछ ओवर काउंटिंग कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम था कॉम्बिनेशन का, जिसको हमने परमुटेशन बना दिया है, isn't it? n फैक्टोरियल जो हमारे पास आंसर आया था वो तो परमुटेशन से आता है, हमने उसके एक तरतीब से अरेंज कर दिया, लेकिन जो बच्चों के पास गिफ्ट जाने हैं, दैट इज ए ग्रुप ऑफ गिफ्ट्स हर एक बच्चे के पास। जैसे पहले बच्चे के पास एक ग्रुप ऑफ n1 गिफ्ट्स, n1 प्रेजेंट्स उसके पास आ गया, तो उसको तो ऑर्डर से गर्ज नहीं है, उसने तो ये देखना है कि मेरे पास n1 गिफ्ट्स आ गए। इस तरह जो दूसरा बच्चा है उसके पास n2 प्रेजेंट्स आ रहे हैं, ही इज नॉट कंसर्न कि मेरे पास किस ऑर्डर से आ रहे हैं, और वो हमारे क्वेश्चन में था ही नहीं। क्वेश्चन में तो ये था कि इन हाउ मेनी वेज वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द गिफ्ट्स अमंग के किड्स, और यहाँ हमने ऑर्डर कर दिया, हमने ओवर काउंटिंग कर दी। अब इसमें ये देखें n फैक्टोरियल जो डिफरेंट वे थे, जो पहले बच्चे के पास n1 गिफ्ट आए हैं, डिफरेंट ऑर्डर्स में आ गए ना, तो उनमें कितने ऑर्डर सेम हैं, जो उसके पास सपोज n1 गिफ्ट्स आ गए, उसको हम देखते हैं कितने तरीकों से वो ऑर्डर कर सकते हैं, n1 फैक्टोरियल तरीकों से ऑर्डर कर सकते हैं, n1 ऑब्जेक्ट्स को वो कितने तरीकों से ऑर्डर कर सकते हैं, देयर आर n1 वेज टू ऑर्डर n1 ऑब्जेक्ट्स, और ये ऑर्डर उसको मैटर नहीं कर रहा, he will consider all these n1 orders factorial, n1 factorial orders as one thing, तो इस सारी चीज को हम एक चीज काउंट करेंगे। इट मींस जो हमारे पास ढेर सारी ऑर्डरिंग n फैक्टोरियल ऑर्डरिंग थी, we have to divide it by n1 factorial, and same thing goes with second child। उसके बाद जो n2 ऑब्जेक्ट्स आए हैं डिफरेंट ऑर्डर से, इट डजंट मैटर उसके पास किस ऑर्डर से आ रहे हैं, क्योंकि उसने तो अपना ग्रुप देखना, मेरे पास n2 ऑब्जेक्ट्स आ गए, n2 गिफ्ट्स आ गए, वो जिस मर्जी ऑर्डर से आ रहे हैं उसके पास, सो वी आर ओवर काउंटिंग इट, and corresponding to each one order of first kid we have n2 factorial order of second kid, second child। so जहां तक हमारे पास टोटल ऑर्डरिंग कितनी होगी, जो जिसको हमने एक ही काउंट करना है, n1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n2 फैक्टोरियल। ये देखिए यहाँ मल्टीप्लाई हम करते हैं जब भी हम corresponding to each of one thing we have ढेर सारी other things, we have multiple options for second thing, so we have to multiply those things, क्योंकि वो एक एक corresponding n2 आ रहा है, फिर दूसरे के corresponding फिर n2 आ रहा है, फिर तीसरे के corresponding फिर n2 आ रहा है, so we need to multiply, so n1 factorial into n2 factorial। same thing goes with third kid and same thing goes with fourth kid। so how many ways we have over counted, so some patterns are unnecessarily counted, और वो कितने patterns बनते हैं, n1 factorial multiplied by n2 factorial multiplied by n3 factorial going up till nk factorial। जी हमने unnecessarily उस different orders को count किए जिसकी हमें जरूरत नहीं थी, तो जो total order थे हमारे पास n factorial, उसको हमें इससे divide करना पड़ेगा, so we get answer something like this। n factorial जितने तरीकों से हमने गिफ्ट्स को ऑर्डर किया था, उसमें से फर्स्ट किड के n1 गिफ्ट्स और वो जो डिफरेंट ऑर्डर्स हैं वो एक्चुअली एक ही कॉम्बिनेशन है हमारे पास, तो वी हैव टू डिवाइड इट बाय n1 फैक्टोरियल। इस तरह सेकंड चाइल्ड के जो डिफरेंट ऑर्डर्स बन रहे हैं, इट इज एक्चुअली वन कॉम्बिनेशन ऑफ गिफ्ट्स, सो n2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। सेम थिंग गोज विद लास्ट किड
सो हमें n के फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। इसी चीज को हम एक डिफरेंट तरीके से देख सकते हैं, डिफरेंट चीज तरीके से देख कैसे सकते हैं, जिस तरह हमने असाइनमेंट 2 में प्रॉब्लम किया था। इसको डिफरेंट तरीके से इस तरह देख सकते हैं कि सपोज आपके पास है n गिफ्ट्स, उसमें से n1 गिफ्ट्स you want to give to first child. In how many ways I can give n1 gifts to first child? So suppose मैं n को 10 कर देता हूँ. I mean, I'm going to write down here again the same thing. Sorry. So suppose n is equal to 10 और हमारे पास जो नंबर ऑफ किड्स हैं 3 is equal to 3, ठीक है। सो जो हमारे पास n_1 n1 था, ओके, suppose n1 is 4, n2 is also 4, n2 सेकंड किड को भी 4 गिफ्ट्स मिलने हैं और जो थर्ड किड है he is going to get 2 gifts. So 4 plus 4 is equal to 10. हमारे पास 10 गिफ्ट्स हैं and we want to give distribute it to 3 kids, ठीक है। So in how many ways we can do it? So जिस तरह हमने पहले किया था, अब एक alternate तरीके से इसको करने की कोशिश करते हैं। So first child, इसको in how many ways I can give gifts? 10, हमारे पास जो टोटल गिफ्ट्स हैं, we can choose any of these 10 gifts और उसको कितने चूज करने, he has to choose 4 gifts, ठीक हो गया। फर्स्ट चाइल्ड के पास कितने गिफ्ट्स आएंगे? 4 गिफ्ट्स। In how many ways he can choose 4 gifts out of 10? 10 choose 4, डन हो गया। अब सेकंड चाइल्ड के पास कितनी चॉइसेस है? हमारे पास अब गिफ्ट बाकी कितने रह गए? 4 तो पहले ने चूज कर लिए, तो बाकी हमारे पास गिफ्ट्स कितने रह गए? 6। सो सेकंड चाइल्ड हैज चॉइसेस कि वो 6 में से कोई से 4 चूज कर ले, फाइन। तो 6 चूज 4। तो अभी तक हमारे पास नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 10 चूज 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 चूज 4। और अब थर्ड चाइल्ड के पास क्या ऑप्शंस है? कि जो बाकी के गिफ्ट रह गए और वो हमारे पास रह गए 2, सो उन 2 में से ही हैज टू चूज 2, मींस देयर इज ओनली वन ऑप्शन। वो जो 2 हैं वो 2 के 2 को चूज कर ले, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास कितने हो गए? तो वी विल हैव फर्स्ट चाइल्ड की ऑप्शंस 10 चूज 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 choose 4, 6 choose 4 multiplied by 2 choose 2, 2 choose 2, ठीक है जी। किसके बराबर आता है? इसको खोलते हैं। सो वी हैव 10 फैक्टोरियल, पहली टर्म को अगर हम खोलें 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल multiplied by 10 minus 4, which is 6 factorial, and then this gets multiplied by 6 choose 4, which is 6 factorial divided by 4 factorial into 6 minus 4 factorial, which is 2 factorial, fine। और आखिरी टर्म वो हमें वैसे ही पता है just 1, लेकिन हम उसको लिख लेते हैं multiplied by 2 factorial divided by 2 factorial multiplied by 2 minus 2 factorial, which is 0 factorial, ठीक है। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास आ गया नंबर ऑफ वेज। दिस इज सिंपल मल्टीप्लिकेशन ना, तो काफी चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं।
तो कुछ चीजें कट जाएंगी, 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल ये कट जाएगा, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल आपस में कट जाएगा, 0 फैक्टोरियल तो हमें पता है 1 होता है। सो आंसर हमारे पास क्या आएगा, ऊपर हमारे पास रह गया 10 फैक्टोरियल और नीचे हमारे पास आ गया 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल into, so we get this answer 10 factorial over 4 factorial 4 factorial 2 factorial. This is same जो हमने पिछली स्लाइड पे देखा था, n factorial over n1 factorial n2 factorial nk factorial. So n is equal to 10 हमने किया, so n factorial divided by first child की choices 4 factorial, I mean first 5 के number of gits were 4, so 4 factorial. Second child के number of gits were 4, so 4 factorial. और third child के number of gits were 4, so we get 2 factorial. Third child के number of gits were 2, so we get 2 factorial. So 10 factorial over 4 factorial, 4 factorial, 2 factorial. In general, if we have such kind of case, so answer is n factorial over n1 factorial n2 factorial into nk factorial. So ये actually इसको हम कहते हैं permutations, combinations in which certain things are being repeated. जैसे इसमें एक बच्चे के गिफ्ट्स कितने हैं, k गिफ्ट्स है ना, n1 गिफ्ट्स हैं, तो वो n1 चीज रिपीट हो रही है। इसी को थोड़ा सा और देखते हैं, एनाग्राम्स की हमने असाइनमेंट 11 में एक क्वेश्चन किया था। सो व्हाट आर एनाग्राम्स, कि हमारे पास कोई भी वर्ड दिया हो उसको हम आगे पीछे करें तो वी गेट एन अदर वर्ड। सो इन हाउ मेनी वेज वी कैन गेट डिफरेंट वर्ड्स फ्रॉम वन सेट ऑफ लेटर्स। जैसे लिसन से वी कैन फाइंड साइलेंट, एस्ट्रोनॉमर से वी कैन मेक moon starer or gentleman, so it makes elegant man. So एनाग्राम क्या है, एक वर्ड के लेटर्स को आगे पीछे करने से डिफरेंट हमारे पास वर्ड्स बन जाते हैं। These words might be meaningful or non-meaningful. जब हम इंग्लिश में एनाग्राम्स काउंट कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, जब बना रहे होते हैं, so we are concerned with some meaningful words. जैसे अगर combinatorics के हम देखें, we get some quite interesting anagrams like a croc with Simon, croc, Tom in Corsica. Corsica, if you know, it's one island in Italy. Bob is romantic, and this is interesting for combinatorics. Mac in robotics, or Mr. Robin, cosmic cat, or cosmic riot, Ben, or two cosmic brain. So these are all different anagrams of combinatorics. Yeah, हमारे पास कुछ ऐसे भी anagrams बन सकते हैं, at least possible है बनाना, which are not meaningful. Even उनको हम pronounce भी शायद ना कर सकें. Like this is Midbirasionok. I mean, it doesn't make any sense, any meaning. इसको pronounce करना इतना मुश्किल है. लेकिन जो mathematicians होते हैं, computer scientists होते हैं, you know, these are some crazy guys. So they say, नहीं, we are not concerned with meaningful or non-meaningful. We are just concerned कि कितने बनते कितने हैं. Anagrams, how many anagrams are possible? ठीक हो गया. So let's try to count how many anagrams are possible. So I repeat here the example from assignment 2, problem 11 जो था, आप लोगों ने सॉल्व तो कर ही लिए, so anyways let's discuss. So the word mathematics, how many anagrams are possible for mathematics? So we have 11 letters here, M-A-T-H-E, M-A-T-I-C-S. So we have 11 letters, 11 positions, and we count के हर एक letter कितनी बार आ रहा है. M 2 बार आ रहा है, E 2 बार आ रहा है, T 2 बार आ रहा है, and then we can see H-E-I-C-S वो एक बार आ रहा है.
So अगर हम शुरू करें m से शुरू करें, in how many ways I can place m in these 11 places? यानी 11 जो मेरे पास पोजीशंस हैं लेटर्स की, मैं कोई सी भी दो पोजीशन चूज करके वहां पे m को प्लेस कर सकता हूँ. So there are 11 choose 2 ways. So पीछे मेरे पास कितने ways रह गए, positions रह गई, 9 positions रह गई. So for A I have now 9 choose 2 ways to place A. So जहां तक मेरे पास total number of ways are 11 choose 2 times 9 choose 2. Corresponding to each way of placing M, we have 9 choose 2 ways to place A. So total ways जहां तक हमारे पास कितने हुए, 11 choose 2 into 9 choose 2. And we can evaluate these. अगर इसी को हम यहीं पे evaluate करें, so this is going to be 11 factorial divided by 2 factorial into 9 factorial, and this thing multiplied by 9 factorial divided by 2 factorial into 7 factorial into 7 factorial, and we can see 9 factorial डिनोमिनेटर में आ रहा है और 9 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में आ रहा है. तो अगर यहीं तक मैं देखूं कि अभी तक कितने नंबर ऑफ वेज हुए हैं, so these are going to be 11 factorial divided by 2 factorial into 7 factorial. ठीक है, okay, that's fine. And if I move further down, so for T we have now 7 empty places and there are 2 T's, so 7 choose 2 ways to place T. And next, for example, if it is H, so I am left with 5 places. I can put H in any one of these 5 places, so it's 5 choose 1 ways. So I can write down 5, or I can write it down as 5 choose 1, which is actually 5. So times उसके बाद अगले के लिए how many ways I have? Now I'm left with 4 places. So 4 choose 1 ways to place P, and then I have I. So for I have 3 places रह गई. So 3 choose something wrong. So I have 3 choose 1 way for I. I'm left with 2 places, so I have 2 choose 1 way for C, and at the end I have one place left, so it's like S, so I can just put S there, 1 choose 1. So which turns out to be 5 times 4 times 3 times 2 times 1. ठीक है. So at the end final answer क्या है? I have to multiply all these choices. So मेरे पास at the end answer क्या आ जाएगा? So this is going to be let's write it down. This is going to be 11 factorial 11 factorial divided by हमारे पास m2 थे, 2 factorial, 2 for A, 2 for T, और बाकी 1 factorial आप लिखें या ना लिखें, it's same. ठीक है जी. So in how many anagrams I can form this thing. ठीक है. So I think जहाँ पे हम break लगाएंगे, there are some questions that you can do by yourself. These are easy ones. We can discuss it next time. So at the end, I have given some problem that you can try at your own. Yeah, I mean, this thing, binomial theorem is repeated over here. Iski simple corollaries, simple results from binomial theorem. We can discuss in next class, but you can try to do it yourself. Solution दिया मैं इनके.
So just have a look at these slides, or please